हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हमारे आरएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें फोर्थ पेपर जो आपका मेंस के सिलेबस का है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, फोर्थ पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हैं। फोर्थ पेपर लैंग्वेजेस का है ना, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है इसमें और किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर करने की सही स्ट्रेटजी, रणनीति जिसको बोलते हैं, वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा, है ना। आरएस के लिए प्रिपेयर करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि फोर्थ पेपर जो है आपके फाइनल सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि एक तो इसको जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से एस्पिरेंट्स जो है ना निगलेक्ट कर देते हैं, ख़ास तौर पर इंग्लिश को, है ना। मतलब गुंजाइश छोड़ दी जाती है इंग्लिश में अच्छी खासी, ठीक है। इंग्लिश में अगर थोड़ा सा शुरुआत से, स्टार्टिंग से अच्छे से काम किया जाए और ठीक तरीके से जो है उसको प्रिपेयर किया जाए तो बड़ी आसानी से आपका जो टोटल स्कोर है ना, उसमें 25 से 30 नंबर का इजाफा किया जा सकता है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम इस पे एफर्ट लगाते हैं। लेकिन आप रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 25-30 नंबर का जो डिफरेंस है, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब देखो, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं और बाकी के जो 3 पेपर हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं, है ना। हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, ये क्या है? दे आर सब्जेक्ट्स। इंग्लिश एंड हिंदी आर लैंग्वेजेस। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो फोर्थ पेपर लैंग्वेजेस का है। जिस तरह से हिंदी भाषा का हम यूज़ करते हैं, हिंदी भाषा में हम बात करते हैं, हिंदी भाषा में हम अपनी बात को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, लिखना पड़े तो लिख भी लेते हैं, है ना। किसी से बात करनी पड़े तो हम वो भी कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा हमें बेसिक लेवल पर बोलना और उसे यूज़ करना आता है, ठीक है। लैंग्वेज होती है इसी चीज़ के लिए होती है ना। लैंग्वेज किसके लिए होती है? अपनी बात कहने के लिए, अपने विचारों को कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी यही उद्देश्य है। कोई भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश के अलावा आप दुनिया की कोई और लैंग्वेज भी ले लो, लैंग्वेज का उद्देश्य क्या होता है? हाँ, कम्युनिकेट करना। भाषाएं किस लिए बनती हैं? कम्युनिकेट करने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में जब लैंग्वेज डाली जाती है, हिंदी, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज, तो उनका एम ये होता है, वो ये देखना चाहते हैं कि हम उस भाषा में कम्युनिकेट करना जानते हैं या नहीं, है ना। अब कम्युनिकेशन एक तो ओरल कम्युनिकेशन होता है, बोलकर अपनी बात कहना, है ना, और एक अपनी बात लिख कर कहना, है ना। तो जब आप ऑफिशियल वर्क करते हो, है ना, जब आप किसी जॉब में या किसी ऑफिस में एक अधिकारी के तौर पर काम करते हो, तो उसमें बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होता है ना। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो आपको करना होता है। तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश, पर्टिकुलरली इंग्लिश जो है ना, उसका टेस्ट लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये तय किया जा सके कि उस लैंग्वेज में ये जो मतलब एस्पिरेंट है हमारा, ये कंफर्टेबल है या नहीं, है ना। अंग्रेज़ी भाषा जो है उसको लिखा हुआ समझ में आता है कि नहीं, वो अपनी तरफ से अपने थॉट्स को सही लैंग्वेज में लिख पाता है या नहीं। तो ये सब देखने के लिए जो है ना, वो आपका लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है, हिंदी का और इंग्लिश का, है ना। तो एक तो देखो, स्ट्रैटेजी पर बात करनी है, मुझे आपको ये बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो देखो, पहली बात तो इंग्लिश की तैयारी वैसे नहीं कर सकते जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी की करते हैं, है ना, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, है ना। तो एक तो इंग्लिश को लेकर के बहुत पहले से सीरियस होना पड़ता है ना, बहुत पहले से। मतलब बहुत बार क्या होता है कि क्योंकि इंग्लिश जो है ना वो प्रीलिम्स में नहीं है, प्री में नहीं है, मेंस में है, तो बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है कि इंग्लिश के बारे में सोचता तभी है जब उसका जो है ना वो प्री क्वालिफाई कर लेता है और उसको ये विश्वास हो जाता है कि इस बार तो पक्का मैं मेंस के एग्जाम में बैठने वाला हूँ और उसमें मुझे इंग्लिश का एग्जाम भी देना होगा, तो चलो थोड़े दिन इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, है ना। फिर वो 30, 35, 40, 45 दिन में पूरा इंग्लिश करना चाहता है 80 मार्क्स की, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है ना। तो इंग्लिश को लेकर के आपको उस दिन से सीरियस होना होता है जिस दिन आप ये तय करते हो कि मुझे आरएस का एग्जाम देना है। जिस दिन आप मन बना लेते हो कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है या मुझे आरएस की परीक्षा देनी है ना, उसी दिन से आपको इंग्लिश को लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से
टेंस पढ़ लेने से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लेने से, आर्टिकल्स पढ़ लेने से जो है इंग्लिश के ऊपर मास्टरी नहीं होती है ना। ये एक गलत फहमी होती है कई लोगों के दिमाग में कि भाई ग्रामर पढ़ लूंगा तो मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। इंग्लिश अच्छी होगी उसे यूज करने से, है ना। आप इंग्लिश को यूज करिए। यूज कैसे करते हैं इंग्लिश को? हिंदी को कैसे यूज करते हैं? हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, हिंदी में हम रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं, हिंदी की किताबें हम पढ़ते हैं। इसका मतलब हम हिंदी के यूजर्स हैं, हम हिंदी भाषा का यूज करते हैं। इसी तरह से इंग्लिश को भी एक लैंग्वेज की तरह यूज करने की अगर आपकी आदत है ना, आप यूज करना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बोलना शुरू कर दीजिए पहले दिन से। बहुत बार हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट ये कहता है कि सर बोलें किससे, मेरे सर्कल में ऐसे लोग ही नहीं है जो इंग्लिश में बात करते हो। तो चलिए छोड़िए, है ना, लेकिन पढ़ तो सकते हैं ना। बोल नहीं सकते, बोलने का मौका इंग्लिश में हमें नहीं मिलता, लेकिन पढ़ने का मौका तो हम ढूंढ सकते हैं, है ना। तो अगर आप इंग्लिश में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने से मेरा मतलब ग्रामर की किताब पढ़ने से या ग्रामर के टॉपिक पढ़ने से नहीं है। पढ़ने से मेरा मतलब है इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ने से, इंग्लिश की कोई किताब, है ना, इंग्लिश का कोई अखबार, कोई मैगजीन वगैरह, उसको पढ़ने से, ठीक है। तो वो अगर आप करते हैं ना, तो एक तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ एक फैमिलियरिटी बना लेते हैं। और फिर जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, है ना, और बहुत अच्छा परिणाम आप एग्जाम में जो है लेके आते हैं, है ना। तो पहली चीज तो देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को यूज करना है। आप यूज नहीं करते, सिर्फ ग्रामर की किताब के सहारे आप इंग्लिश में जो 80 मार्क्स की इंग्लिश आती है उसमें 60 नंबर लाना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। मैं कुछ नहीं करूंगा, है ना, कोई अच्छा टीचर मिल जाए, कोई ऐसी बढ़िया सी किताब मुझे कोई बता दे जिसको मैं 2 महीने पढ़ लूं और इंग्लिश में मेरे 80 में से 60 बन जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा तब हो सकता है जब ऑलरेडी आपकी इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी हो, ऑलरेडी आप इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत बोलने की आदत है, तब तो ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो कि 80 में से 60 आ जाएंगे सिर्फ ग्रामर पढ़ के। लेकिन इंग्लिश के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने इंग्लिश के साथ कोई संबंध ही नहीं रखा आज तक, तो ठीक है। और मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और अब मुझे कोई ऐसी किताब चाहिए जिसे पढ़ के 60 मार्क्स आ जाएं 80 में से, तो ऐसा नहीं होता है ना। उसमें फिर हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए, है ना, पहले दिन से जिस दिन आप मन बनाते हैं कि मुझे जो है वो इस एग्जाम में अपीयर होना है, तो उसी दिन से इंग्लिश को लेकर के सीरियस हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी दिन से आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, थोड़ा बहुत लिखना शुरू कर देना चाहिए, है ना। और फिर साथ साथ में आप ग्रामर के टॉपिक्स भी पढ़िए, है ना, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, किसी टीचर के पास जाइए, जो भी है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। कोर्स ले लीजिए, डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पूरा फ़ायदा आप उसका तब उठा पाएंगे जब आप उसे लैंग्वेज की तरह साथ साथ में यूज़ भी करेंगे, है ना। मतलब आधा पौन घंटा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, है ना। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा वक्त अगर नहीं निकाल पाते तो 30 से 45 मिनट रीडिंग के लिए अगर हम रोज़ निकालते हैं, हाँ, रीडिंग के लिए, ग्रामर पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग है। क्लास अटेंड करेंगे 1 घंटे की, तो उसमें जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो तो खैर है ही, करना ही है। लेकिन उसके अलावा अगर रोज़ आप 30 से 45 मिनट इंग्लिश की रीडिंग के लिए निकाल लेते हो, है ना, तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आपको दिखाई देगा। आपको खुद पता चलेगा, खुद आप रियलाइज करेंगे इस बात को कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, है ना। ये सही स्ट्रेटजी है ना। इस स्ट्रेटजी पर अगर आपने 6 महीने अच्छे से काम कर लिया, है ना, तो आप खुद कहेंगे कि अब इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका सिलेबस है ना, 80 मार्क्स की इंग्लिश आती है, इसमें 200 मार्क्स का है 4th पेपर। इसमें इंग्लिश जो है वो कितने नंबर की है? 80 मार्क्स की, है ना। तो इसमें आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शंस में, 3 भागों में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। पार्ट ए जो है इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं। अगर आप सिलेबस पर नजर डालेंगे तो इसमें टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मॉडल्स, ये जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं वो सभी हैं इसके अंदर, है ना। और वोकैबुलरी के भी टॉपिक्स हैं, हाँ, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ईडियम्स, मुहावरे जिन्हें कहते हैं, ये वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं, है ना। तो इसमें देखो ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन जो बनता है ना, वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपने पिछले एग्जाम के पेपर्स को देखा हो, एनालिसिस किया हो थोड़ा, तो आपको ये बात पता होगी, और नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ।
है ना। एक खाली जगह वाले जो सवाल बनते हैं ग्रामर पे वो नहीं बनते इसमें सेंटेंस करेक्शन वाले सवाल आते हैं। मतलब कि आपको 10 सेंटेंस दिए जाएंगे, कितने 10। उन 10 सेंटेंसेस में कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर होगा, कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, और आपको उस सेंटेंस में उस मिस्टेक को पहचान कर उसको करेक्ट करके दोबारा लिखना होगा। यू विल हैव टू रीराइट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को रीराइट करना होगा उस गलती को सुधार कर। अब वो गलती मिस्टेक टेंस की मिस्टेक हो सकती है, जैसे वर्ब की फॉर्म गलत, सेकंड फॉर्म यूज करनी थी थर्ड फॉर्म यूज कर ली, सेकंड फॉर्म यूज करना था फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया, है ना। आर्टिकल जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना था वहां द लगा दिया, प्रपोजिशन इन यूज करना था लेकिन सेंटेंस में इन की जगह ऑन यूज कर लिया उसने, एग्जामिनर ने, तो वो सेंटेंस में एक मिस्टेक है। अब आप उस मिस्टेक को करेक्ट करके सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखेंगे। तो इस तरह से ग्रामर के सवाल पार्ट ए में से पूछे जाते हैं 10 सवाल। बाकी जो वोकैबुलरी के सवाल होते हैं वो भी बड़े आसान तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। ऑप्शन दे देते हैं 2 कि ये मुहावरा है, इसका मीनिंग क्या होगा इनमें से। तो ऐसे करके पार्ट ए में से 20 नंबर के सवाल बनते हैं, 20 प्रश्न, 20 मार्क्स। पार्ट बी जो आपका है इसमें 2 चीजें हैं, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, बल्कि 3 चीजें हैं इसमें, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन माने अनुवाद। इसमें क्या होता है कि एक पैसेज दिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपकी पढ़कर समझने की एबिलिटी। आप इंग्लिश में लिखा हुआ टेक्स्ट उसको पढ़कर उसका मतलब समझ पाते हैं या नहीं। लिखा है, पढ़ तो लिया, लेकिन समझ में कितना आया, पूरा समझ में आ गया, इसका मतलब आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है। जो लिखा होता है आप उसको पूरा समझ जाते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन आपकी समझने की एबिलिटी का टेस्ट होता है। इट इज द टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो ये सवाल पूछा जाता है एक पैसेज के फॉर्म में। एक पैसेज दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा या पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना होगा। उसको पढ़ करके नीचे 5 सवाल दे रखे होंगे उसी पैराग्राफ में से, तो आपको उनका उत्तर लिखना होगा। जो भी बात उस पैराग्राफ में कही है उसी में से सवाल बनेंगे 5। ठीक है, तो आपको उस पैसेज को, पैराग्राफ को पढ़ के उन 5 सवालों के आंसर्स जो हैं लिखने होंगे। यू विल हैव टू राइट द आंसर्स। ठीक है, प्रेसी राइटिंग में क्या होगा, जिसको कहते हैं संक्षेपण, मतलब एक पैसेज दे रखा होगा, आपको उसकी समरी बनानी होगी। उसको 1/3 यानी अगर उसमें 300 शब्द हैं तो आपको उसको 100 शब्दों के आसपास उसकी समरी बना करके लिखना होगा। प्रेसी का मतलब होता है समरी, संक्षेपण हिंदी में कहते हैं, लेकिन वो 1/3 होना चाहिए, लगभग 1/3 के आसपास होना चाहिए। ओरिजिनल पैसेज में 300 वर्ड्स हैं तो प्रेसी में 100 वर्ड्स के आसपास होने चाहिए। ओरिजिनल पैसेज में 450 वर्ड्स हैं तो प्रेसी में 150 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते लेकिन उसके आसपास होने चाहिए। और आपको वो समरी अपने खुद के शब्दों में बनानी है। समरी बनानी है, लेकिन राइटर के वर्ड्स यूं के यूं कॉपी नहीं करने हैं। आपको राइटर की कही हुई बात को खुद के शब्दों में समरी बना करके लिखना है। इसे कहते हैं प्रेसी, है ना। तो ये भी आपके मतलब राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हो, लैंग्वेज पर आपकी कितनी अच्छी पकड़ है, और आप अपने विचारों को या अपनी बात को या किसी दूसरे के विचारों को अपने शब्दों में कैसे कह सकते हो, आपके शब्द होने चाहिए। ट्रांसलेशन यानी अनुवाद। ट्रांसलेशन का तो ऐसा है कि 5 हिंदी के सेंटेंस दिए जाएंगे, कितने 5, और उन हिंदी के 5 वाक्यों को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, उनका अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको लिखना होगा। कुल मिलाकर लिखना है ना। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो आपको आंसर्स लिख कर देने पड़ेंगे। ये पार्ट बी है। पार्ट बी का जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स। 30 मार्क्स, 30 अंकों के प्रश्न पार्ट बी में से पूछे जाएंगे। 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन, 10 नंबर का प्रेसी, 10 नंबर का अनुवाद, है ना। फिर आता है पार्ट सी। पार्ट सी जो तीसरा पार्ट है आपके इंग्लिश के सिलेबस का। पार्ट सी में आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं? कॉम्पोजिशन का मतलब होता है अपने विचारों को अपने शब्दों में कहना, अपने थॉट्स को अपने वर्ड्स में कहना।
एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स, है ना। अब आप अपनी बात अपने शब्दों में बोल कर भी कह सकते हैं और लिख कर भी कह सकते हैं। जैसे मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो विचार हैं, वो मैं बोल कर आपको बता रहा हूं। तो ये जो मैं कर रहा हूं, ये कॉम्पोजिशन है। अब अगर यही चीज मैं आपको लिख कर दे दूं, मेरे विचार मैं आपको एक पैराग्राफ में लिख कर दे दूं कि भाई पढ़ लेना, तो वो भी कॉम्पोजिशन ही होगा, लेकिन वो होगा रिटन कॉम्पोजिशन, है ना। तो लिख कर अपने विचारों को प्रकट करना, लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना, उसे कहते हैं रिटन कॉम्पोजिशन। तो पार्ट सी में जो कॉम्पोजिशन है वो रिटन कॉम्पोजिशन है। आपका ओरल एग्जाम तो होगा नहीं, आपकी लिखित परीक्षा होगी, तो रिटन कॉम्पोजिशन के सवाल आएंगे। कैसे सवाल आएंगे? पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। एक पैराग्राफ लिखने को कहा जाएगा 200 वर्ड्स के आसपास 200 शब्दों के आसपास आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा दिए गए टॉपिक पे। 3 टॉपिक्स की चॉइस होगी, उसमें से कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है एलैबोरेशन, थीम एलैबोरेशन। एलैबोरेशन मतलब विस्तार करना। ये प्रेसी का उल्टा है। अभी पार्ट बी में हमने देखा प्रेसी राइटिंग पे सवाल आता है, तो प्रेसी में तो आपको समरी बनानी है, संक्षेपण करना है उसका। एलैबोरेशन में आपको विस्तार करना है। आपको एक लाइन दे दी जाएगी, एक टॉपिक दे दिया जाएगा। थीम का मतलब टॉपिक, है ना। एक टॉपिक एक लाइन में आपको दिया जाएगा, है ना। आपको उसका विस्तार करके 150 शब्दों का उस पर एक छोटा पैराग्राफ लिखना है। कितने? 150 वर्ड्स का, 150 के आसपास, बराबर 150 नहीं हो सकते, 5-7 शब्द ऊपर नीचे चलेगा, है ना। तो आपको उसको एलैबोरेट करना है, तो उसको बोलते हैं एलैबोरेशन। ये भी आपकी राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट है। फिर एक सवाल आएगा आपका लेटर या रिपोर्ट राइटिंग। चॉइस दी जा सकती है, 2 सवाल और करके चॉइस में दिए जाएंगे, या तो ये पत्र लिखो या ये रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट जैसे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट होती है ना, अखबार में खबर छपती है, उस तरह की एक रिपोर्ट। तो आप लेटर या रिपोर्ट में से कोई एक सवाल अटेम्प्ट करेंगे। तो ये जो पार्ट सी है ये भी 30 मार्क्स का है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन, 10 नंबर का पैराग्राफ, 10 नंबर का एलैबोरेशन, 10 नंबर का लेटर या रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश 80 मार्क्स की है ना। अब यूं अगर देखें तो ग्रामर के 20 मार्क्स हैं। ग्रामर और वोकैबुलरी वाला जो पोर्शन है पार्ट ए, वो सिर्फ 20 अंकों का है, और बाकी 60 मार्क्स जो है ना वो पार्ट बी और पार्ट सी के है, जिसमें राइटिंग आती है, जिसमें आपके कॉम्प्रिहेंशन आता है ना। लेकिन अब देखो, ये इसको इस तरह से नहीं देखना है कि ग्रामर तो केवल 20 नंबर की ही है। ग्रामर 20 नंबर की, बल्कि 10 नंबर की है, क्योंकि 10 ही सवाल बनते हैं एरर के। तो ग्रामर 10 नंबर की नहीं है ना। ग्रामर 60 नंबर की है, ये मान के चलो। क्योंकि जो आप लिखोगे ना, पैराग्राफ लिखोगे, लेटर लिखोगे, उसमें जो नंबर आपको मिलेंगे, है ना, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करने के नंबर मिलेंगे। ग्रामर की बदौलत आपको वहां नंबर मिलेंगे, है ना। तो इसलिए ग्रामर को बहुत हल्के में नहीं लेना है कि 10 नंबर के सवाल बनते हैं, सारा तो काम राइटिंग का है, सारे नंबर तो राइटिंग के मिलने हैं। वो राइटिंग कहां से आएगी? राइटिंग के लिए एक तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग के लिए कोई कैप्सूल नहीं आता जिसको खा लें और अपने आप रातों रात राइटिंग सीख जाएं। रोज थोड़ा थोड़ा लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा। पढ़ना और लिखना दोनों काम करने पड़ेंगे। बिना पढ़े लिख नहीं सकते। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे राइटर बनना है, तो ऐसा इंसान जिसको पढ़ने का शौक नहीं है और उसको लेखक बनना है, वो सपना देख रहा है, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो आपको एक अच्छा राइटर बनने के लिए एक रीडर बनना पड़ेगा। पढ़ने की आदत होगी तो ही लिख पाओगे। तो इसलिए पढ़ने की आदत पर मैंने शुरुआत में ही जोर दिया। मैंने कहा रोज 30 से 45 मिनट पढ़ने के लिए वक्त निकालो। अगर इंग्लिश में आप चाहते हो कि आपका स्कोर मतलब ऐसा हो कि आप किसी को बता पाओ, या आप ये कह पाओ कि भाई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी तो इंग्लिश उसको दूर कर देगी। इंग्लिश उसको मेकअप, उसकी भरपाई इंग्लिश से कर लूंगा मैं, है ना। तो उसकी भरपाई इंग्लिश से करना चाहते हो तो इंग्लिश को समय तो देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा समय इंग्लिश को नहीं देना है। मैंने कहा ना, 30 से 45 मिनट रोज के रीडिंग को देते रहिए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे लिखना शुरू कीजिए। ये मतलब आप घर पर कैसे प्रैक्टिस करेंगे, सीधा एग्जाम के पैटर्न पर आने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या ना, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं और पूरी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पहले दिन से अपना लेते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स में चलेगी, इंग्लिश में नहीं चलेगी। इंग्लिश में आपने इंग्लिश के साथ अभी तक कोई इस तरह का रखा ही नहीं, दोस्ती रखी नहीं इंग्लिश के साथ, और अभी आप सीरियस हुए और आज ही आप एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो है ना उसको फॉलो करने लग गए, तो दिक्कत आएगी, है ना। तो धीरे धीरे इंग्लिश के साथ पहले फैमिलियरिटी बनाइए, ठीक है। एग्जाम में अपियर होना है, उसमें समय है आपके पास,
तो एक फेमिलियरिटी डेवलप कीजिए, पहले रीडिंग करिए, रीडिंग हैबिट बनाइए, है ना। ग्रामर से शुरुआत करिए, वहाँ साथ में सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ग्रामर से स्टार्ट करिए, और यहाँ साथ साथ में आप अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए। धीरे धीरे कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए। पूरा 200 वर्ड्स का पैराग्राफ एक बार में नहीं लिख पाते तो कोई भी टॉपिक लेकर के उस पर 5 सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कोई भी टॉपिक ले लो, टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक ले लो। जैसे मान लो आपको मूवीज देखना पसंद है बॉलीवुड की, तो टॉपिक ले लिया आपने बॉलीवुड मूवीज, हिंदी सिनेमा, ऐसा कोई भी टॉपिक ले लिया और उस पर 5 इंग्लिश के सेंटेंस अपने मन से आपने लिखे, है ना। फिर कोई और टॉपिक ले लिया, उस पर 5 सेंटेंस। तो ऐसे 5-5 सेंटेंस से आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपकी लिखने की आदत बनेगी, है ना। और लिखने के लिए जो मटेरियल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? रीडिंग से। आपको राइटिंग के लिए मटेरियल कौन सप्लाई करेगा? आपकी रीडिंग। रीडिंग ही नहीं करोगे तो मटेरियल नहीं मिलेगा। रीडिंग से आपकी वोकैबुलरी बनेगी, आपका शब्दकोश जो है वो तैयार होगा, है ना, और आपको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें स्टूडेंट्स बुक्स के बारे में अक्सर पूछते हैं कि कौन सी बुक से तैयारी करें। तो देखो, ग्रामर के लिए आप कोई भी अच्छी बुक ले सकते हो, और पार्ट बी और पार्ट सी के लिए फैक्ट बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, है ना। पार्ट बी और पार्ट सी के लिए कोई भी बुक ले लीजिए, है ना। बुक आपकी मदद तब तक नहीं करेगी जब तक आपकी इंग्लिश को पढ़ने की आदत नहीं है। आप 1000 रुपए की किताब ले आइए, है ना, आप किसी फॉरेन ऑथर की बुक लेके आ जाइए, आप कोई लोकल पब्लिशर की कोई ऑर्डिनरी बुक लेके आ जाइए, है ना। बुक से जो रिजल्ट है वो आपको उतना ही मिलना है। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसको पढ़कर आप चले जाएं और वो आपको रातों रात लिखना सिखा दे, जब तक आप खुद लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। मैं रट के चला जाऊंगा, किताब में से कुछ पैराग्राफ जो है उनको रट लूंगा, उसमें से कोई एग्जाम में आ गया तो यूं का यूं छाप के आ जाऊंगा, है ना। ऐसा तब हो पाएगा जब आपकी मेमोरी जो है वो इतनी शार्प हो कि जो पढ़ते हो उसको यूं का यूं रिप्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ, नहीं तो आप गलतियां करोगे उसमें, है ना। तो इसलिए जो है ना वो चीज सेकेंडरी है, उसका इंपॉर्टेंस सेकेंडरी है। आप कॉम्पोजिशन की कोई भी बुक लेके आ सकते हैं, ग्रामर की कोई बढ़िया किताब आपके पास ऑलरेडी है, आप उसमें से ग्रामर के टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप आरएस का जो सिलेबस है और जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें किताब कौन सी होनी चाहिए ये इतना मैटर नहीं करता है। इसमें आपकी खुद की स्ट्रेटजी मायने रखती है कि आप इंग्लिश को उस तरह से लेते हो कि नहीं, आप पढ़ने की और लिखने की आदत बनाते हो खुद या नहीं, है ना। और ये भी मत सोचो कि भाई मैं लिखने की आदत बना तो लूं, लेकिन मैं अपना काम चेक किससे करवाऊं। 5 सेंटेंस सर ने कहा कि लिखने हैं रोज, चलो मैं 5 सेंटेंस रोज लिखूंगा, लेकिन चेक कौन करेगा? मुझे बताएगा कौन कि मैंने सेंटेंस जो लिखे हैं वो सही है या गलत? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। आपको लिखना है, आपको इस बात की परवाह नहीं करनी है कि मेरे सेंटेंसेस में गलती है, मुझे कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। आप रोज लिखते रहिए, है ना। भले गलत लिखेंगे आप, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ करेक्शन की एक एबिलिटी डेवलप होगी। सेल्फ करेक्शन मतलब अपनी गलती को खुद पहचान कर खुद को खुद सुधारना आपको आ जाएगा धीरे धीरे समय के साथ, अगर आप रोज करेंगे तो, ठीक है। तो डेली बेसिस पर आप ये काम करिए, है ना, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। नोबडी कैन स्टॉप यू, आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो, ठीक है। और उसके बाद में ये वोकैबुलरी और ग्रामर के टॉपिक्स तो खैर हैं ही, ये तो करने ही होता है ना। लेकिन जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है उसमें चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो कुछ इस तरह से है। पहला इम्पोर्टेंस है आपकी रीडिंग हैबिट। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है किताब खरीदने से पहले, है ना, या कोई भी कोर्स जो है वो आप ज्वाइन करते हैं उससे पहले, वो है रीडिंग हैबिट डेवलप करना। 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं तो 15 मिनट से शुरुआत करो। रोज़ 15 मिनट पढ़ूंगा मैं, पहला एक हफ्ता रोज़ मैं 15-15 मिनट पढ़ूंगा, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाऊंगा आधा घंटा, फिर 45 मिनट, है ना। तो रीडिंग हैबिट। फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास, है ना। उसके बाद फिर ग्रामर और यूसेज के जो टॉपिक्स हैं वो तो आपको पढ़ाए जाते हैं अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको ग्रामर और यूसेज की क्लासेस तो आपकी ली ही जाती हैं, तो आपको चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत वहाँ आती है जब कैंडिडेट एस्पिरेंट खुद काम नहीं करता इंग्लिश पे,
है ना। तो ये दो चीज़ें आप अगर खुद करेंगे तो उसके ऊपर ये जो आपको बताया जाएगा ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में बहुत ज़बरदस्त जो है वो अंतर आएगा और आप उसको खुद रियलाइज करेंगे, ठीक है ना। तो रीडिंग हैबिट पहले, फिर उसके बाद में राइटिंग की प्रैक्टिस, फिर उसके बाद में ग्रामर और यूसेज के टॉपिक्स को स्टडी करना। ग्रामर का वो ज्ञान आपको राइटिंग में बहुत मदद करेगा। जैसे जैसे आप ग्रामर पढ़ते चले जाएंगे, टेंस पढ़ लेंगे आप अच्छे से, तो आप जब राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो टेंस की गलतियां होना बंद हो जाएंगी, है ना। फिर जब आप प्रपोजिशंस पढ़ेंगे तो जो प्रपोजिशन की गलती पहले कर रहे थे धीरे धीरे वो होना बंद हो जाएगी। आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड मिस्टेक्स करना बंद कर देंगे आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ लेंगे तो आपको ये पता होगा कि कहाँ एक्टिव वॉइस काम में लेना है, कहाँ पैसिव वॉइस। तो साथ साथ में फिर जैसे जैसे ग्रामर पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी राइटिंग जो है उसमें सुधार आता चला जाएगा, है ना। और ये तरीका है इसको प्रिपेयर करने का। इंग्लिश में मैं बता दूं आपको 50 मार्क्स 80 में से लेके आना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि आसान काम है अगर तरीका सही है और समय पर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो, ठीक है ना। 50 आउट ऑफ 80 इज क्वाइट मैनेजेबल, है ना। और इंग्लिश में आप देखेंगे मेंस में आप अगर स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इंग्लिश में देखोगे तो 50 बहुत कम लोगों के आते हैं। तो ऐसे में अगर कोई 50 मैनेज करता है आउट ऑफ 80 तो बड़ी आसानी से, मैं कह रहा हूँ बड़ी आसानी से, बहुत ज़्यादा इंग्लिश को लेकर के परेशान नहीं हुए आप, है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया, घंटों इंग्लिश को लेकर नहीं बैठे थे आप, तब भी आप ये स्कोर आसानी से मैनेज कर सकते हो। इसके ऊपर जा सकते हो अगर और ज़्यादा इंग्लिश को लेकर के आप इंग्लिश पे तवज्जो देते हो। बड़ी बात होती है इंटरेस्ट, रुचि। इंग्लिश में रुचि है कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मेरा इंग्लिश में, इंग्लिश मुझे कम समझ में आती है, मज़ा नहीं आता इंग्लिश में, क्या करूं, आरएस के लिए पढ़नी पड़ेगी, है ना। ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। एटीट्यूड जो है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा उसमें रुचि पैदा करनी पड़ेगी, थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, मज़ा आएगा डेफिनेटली। आपको जो है वो लगेगा कि हाँ इंग्लिश में मैंने कुछ काम किया है, ठीक है ना। तो चलिए इसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ एंड करते हैं। आई होप आपको ये बातें यूज़फुल लगी होंगी, है ना। तब इसके बाद हिम्मत सिंह जी रत्नू सर आपसे बात करेंगे। वो आपको 4th पेपर में जो हिंदी वाला पोर्शन है उसके बारे में बताएंगे और उस पर वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, उत्कृष्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने जो आरएस की परीक्षा होती है उसमें आपके हिंदी का सिलेबस क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि कैसे अपने को पढ़ाई करनी है, क्या क्या कोर्स है, किस प्रकार के नंबर आते हैं, कितने भाग है। तो सबसे पहले देखना कि आरएस परीक्षा में आपके हिंदी में 120 नंबर का पेपर होता है। कुल कितने नंबर का पेपर होता है आपके? 120 नंबर का। और मेरिट में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान होता है। सबसे कम मेहनत में अगर हम अच्छे अंक किसी विषय में ला सकते हैं तो मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ वो विषय आपकी हिंदी है, ठीक है। 120 है और इसके 3 भाग है। पहला भाग आपको देखना है कि इसमें 50 नंबर का व्याकरण का पार्टन होता है। 50 नंबर की व्याकरण वाला भाग होता है और 50 में से अपन 50 नंबर ला सकते हैं। ये एक ऐसा भाग है जिसमें कोई भी एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहती है ना। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो पूरे नंबर कट सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है, ये गणित जैसे है, अगर आप एकदम सही लिखोगे तो पूरे नंबर आएंगे और अगर आपने गलत लिख दिया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसमें जो परीक्षक है उसकी कुछ नहीं है, वो तो जैसा लिखोगे ना, अगर सही है तो पूरे हैं, नहीं है तो गलत है, ठीक है। इसमें जो पार्ट्स हैं वो आपके संधि और संधि विच्छेद वाले, एक प्रश्न 2 प्रश्न आपके इससे आते हैं। एक तो संधि युक्त शब्द दे देते हैं, आपको संधि विच्छेद करना होता है, और एक संधि विच्छेद दे देते हैं, उसको आपको संधि युक्त करना होता है। समझ गए ना। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये संधि। अगर इन संधि को हम अच्छी तरह से कर लेते हैं ना तो उपसर्ग भी फायदा मिलता है, शब्द शुद्धि में मिलता है, प्रत्यय में मिलता है और वाक्य शुद्धि मिलता है, पर्यायवाची मिलता है। तो लगभग जो सभी टॉपिक है इस संधि से जुड़े हुए। तो अगर हमें संधि अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। आप जैसे जानते हैं वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके टॉपिक है। अच्छी तरह से अगर हमें समझ आ जाती है ना तो आगे खूब सारे है ना, जैसे आपके उपसर्ग करेंगे तो उसमें कोई समस्या आएगी नहीं, है ना। शब्द शुद्धि लगभग इसी से संबंधित होती है। तो ये तो है एक संधि वाला टॉपिक।
ठीक है, तो संधि देखना आपको। फिर है संधि से ही जुड़ा हुआ आपके उपसर्ग है ना, उपसर्ग। तो उपसर्ग में भी आपके दो प्रश्न आते हैं। एक तो आता है कि उपसर्ग युक्त शब्द दे देते हैं, शब्द दे देते हैं, उसमें आप उपसर्ग अलग करो। और एक आपके उपसर्ग दे देते हैं कि उससे दो नए शब्दों की रचना करो, है ना। ये भी अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, ये भी संधि से जुड़े हुए। और उपसर्ग आपको ध्यान देना है कि कितने होते हैं। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, एक तो तत्सम उपसर्ग, एक तद्भव उपसर्ग और एक आगत उपसर्ग। तो जैसे संधि तीन प्रकार की होती है ना, संधि तीन प्रकार की, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वैसे ही उपसर्ग भी तीन प्रकार के हो गए। एक तो तत्सम उपसर्ग हो गए, एक आपके तद्भव उपसर्ग हो गए और एक आपके आगत उपसर्ग है। ये तीन उपसर्ग है। तो भाई संस्कृत भाषा के शब्दों में जो उपसर्ग आएंगे वो तत्सम, हिंदी भाषा के शब्दों में काम लेने वाले तद्भव और विदेशी भाषा के शब्दों में जो काम आते हैं ना, उनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फिर प्रत्यय। कुछ प्रत्यय है ना, आपको शब्द दे देते, प्रत्यय युक्त शब्द दे देते, उसमें से आपको प्रत्यय को अलग करना है। और उसके बाद कुछ प्रत्यय दे देते हैं कि इससे आप नए शब्दों की रचना करनी है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है, इसमें भी अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। फिक्स प्रत्यय अगर अच्छी तरह से थोड़ा देख लेते हैं कि मूल, खंड, अंश होना चाहिए, उसके बाद प्रत्यय, तो ये भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान देना, एक पर्यायवाची शब्द आते हैं, है ना, कि भाई आपकी अद्वितीय का पर्यायवाची क्या होगा, या आपकी पत्थर के तीन पर्यायवाची लिखिए, ऐसे। तो अपन कर सकते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सरस्वती है ना, वस्त्र है, ऐसे खूब सारे प्रत्यय। तो अभी आप ये प्रत्यय इसमें भी अच्छे अगर आप सही लिखते हो तो पूरे नंबर आ जाते हैं। इसके बाद आपको देखना विलोम, विलोम वाला भी प्रश्न पक्का आता है। और विलोम में भी आपको ध्यान देना है कि अगर आपके शब्दों के स्वरूप के अनुसार, शब्द अगर संज्ञा है तो विलोम भी संज्ञा होगा, शब्द अगर सर्वनाम है तो उसका विलोम भी सर्वनाम, शब्द अगर विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा, और शब्द अगर क्रिया है तो उसका विलोम भी क्रिया, शब्द अविकारी शब्द है तो उसका विलोम भी अविकारी शब्द है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसकी फिक्स विलोम होते हैं। तो ये जब आप अध्ययन करोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद आता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। दिए गए शब्द होते हैं, है ना, सुनने में तो जो समान होते हैं मगर अर्थ में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और उनको भी आपको क्या अलग अलग अर्थ। अब ऐसा नहीं कि एक का अर्थ अगर आपने सही बता दिया और दूसरे का गलत बता दिया, दोनों गलत हो जाएंगे, है ना। जैसे देखो ये तरणी और ये तरणी, अब मान लो आपको एक का अर्थ तो आ रहा है, एक का इसका आ रहा है कि इसका तो आपको पता है कि सूर्य है, मगर इसका अर्थ अगर आपको गलत लिख दिया तो ये दोनों एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आधा तो ये सही किया, वो नहीं, दोनों सही होने चाहिए। तो ये तरणी है आपकी नाव, तरणी कौन सी है, नाव। तो ऐसे खूब सारे शब्द आते हैं, जैसे मरीची आए, है ना, ये मरीची, और शब्द आया आपकी मरीची। तो भाई मरीची का तो अर्थ होता किरण, और ये मरीची का अर्थ हो गया आपकी सूर्य, है ना। तो ऐसे भी खेल खेल में अपन शब्दों से परिचित हो जाते हैं और युग्म शब्द भी कर लेते हैं, आपकी विलोम भी हो जाता है ना। उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ने आपके दिए गए वाक्यांश होता है, उसका सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको जैसे आए कि ऋण देने वाला, ऐसे अगर आए ऋण देने वाला, अब ऋण देने वाले को क्या कहते हैं, उत्तमर्ण कहते हैं, उत्तमर्ण। और अगर ऋण लेने वाला है तो अधमर्ण हो जाएगा। तो अगर विलोम आए ना तो देखो कैसे जुड़े हुए, अगर इसका विलोम पूछे तो उत्तमर्ण का विलोम क्या होगा, अधमर्ण हो जाएगा, अधमर्ण। अधमर्ण यानी ऋण लेने वाला।
तो उत्तमण अगर आए तो विलोम अधमरण कर देना, संधि आए तो उत्तम प्लस ऋण और इसका अधम प्लस ऋण आपकी गुण संधि हो जाती है और वाक्यांश के लिए शब्द भी हो जाते हैं। ऐसे खूब सारे, जैसे शब्द आया उच्छिष्ट, ऐसे शब्द आया उच्छिष्ट। अब आपको पूछे उच्छिष्ट वाक्यांश के लिए शब्द, तो याद रखना भोजन करने के उपरांत जो बचा हुआ जूठन होता है ना, उसको उच्छिष्ट कहते हैं, है ना, उत प्लस शिष्ट, ऐसे याद रखना। अब ये देखो संधि भी हो गई, उपसर्ग पूछ ले तो उत बता देना, वाक्यांश के लिए शब्द पूछे तो उच्छिष्ट बता देना, यानी ये आपस में सब जुड़े हुए, सब जुड़े हुए, ठीक है ना। जैसे आस्तिक है तो ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक हो गया, तो दो आपस में विलोम भी हो गया और प्रत्यय भी हो गया, एक प्रत्यय भी हो गया, ठीक है, संधि भी हो गई। तो सब तरह से याद रखना, रखोगे ना। फिर है आपकी महत्वपूर्ण शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि भी, ये शब्द शुद्धि खाली भाग अ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भाग ब में भी है, भाग श में भी। अगर आप पत्र और प्रारूप लेखन करोगे तो भी आपके शब्द शुद्धि तो होनी चाहिए। संक्षिप्तीकरण वृद्धिकरण करोगे वहाँ भी शब्द शुद्धि की आवश्यकता होती है और निबंध में भी आवश्यकता होती है। तो ये नहीं है कि प्रत्यक्ष तो आपकी प्रश्न है ये 4 नंबर का, मगर अप्रत्यक्ष प्रश्न भी आते हैं इसमें। अप्रत्यक्ष मतलब अगर आपने संक्षिप्तीकरण वृद्धिकरण पत्र और प्रारूप लेखन में भी अगर सही शब्द नहीं लिखे ना तो नंबर कट जाते, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा, शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के बाद आता है आपकी वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में भी देखना, वाक्य शुद्धि क्या होती है भाई, कि इसमें कितने प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, किसकी के कारण होते हैं, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि कैसी होती है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी, पुनरुक्ति संबंधी, पदक्रम संबंधी, खूब सारी अशुद्धियाँ हैं। तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि अरे ये तो पता ही नहीं था, है ना, ये तो शब्द बार बार आ रहा है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है, तो देखो विंध्याचल का संधि विच्छेद क्या, विंध्य प्लस अचल, अचल का भी मतलब पर्वत और पर्वत का भी मतलब पर्वत, तो दो दो बार पर्वत आ गए, वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया। हमें माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो वाक्य गलत हो गया। अरे शुश्रूषा का अर्थ होता है रोगी की सेवा, तो ये अनुचित शब्द प्रयोग कर लिया। तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, ये सर्वनाम का जब ज्ञान नहीं होता तो कर लेते। तुझे क्या करना है, हमें हमारा काम करना चाहिए, नहीं हमें अपना काम करना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा काम करना चाहिए, तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि अभी है ना, कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है, तो ये वाक्य शुद्धि में ये भी याद रखना। इसके बाद आपकी आजकल आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति। तो दोनों का आपको ऐसा वाक्य बनाना जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए, अलग से आपको अर्थ नहीं बताना, आपको इस प्रकार वाक्य प्रयोग करना है जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो पहले तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि उपसर्ग क्या है ना, अन्य अपने मुहावरे क्या है और लोकोक्ति क्या है, ये भी तो अंतर आना चाहिए। मुहावरा और लोकोक्ति अंतर होना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग कहाँ होता है, वाक्य में लोकोक्ति का प्रयोग कहाँ होता है। तो याद रखना मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में विशिष्टता आ जाती है, लाक्षणिकता आ जाती है, जबकि लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं किसी बात का समर्थन या खंडन के लिए करते हैं। तो 7-8 इसमें अंतर है, वो भी जब पढ़ोगे ना तब आनंद आएगा और हम अच्छी तरह से मुहावरा और लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखो पारिभाषिक शब्दावली आती है, प्रशासन से संबंधित शब्द आते हैं, और प्रशासन से संबंधित शब्द आता है उसका आपको हिंदी में लिखना होता है। वहाँ अगर आपको टेंडर लिखा हुआ है तो आपको निविदा याद रखनी है, अगर वहाँ सर्कुलर है तो परिपत्र है, अगर आपको रिमाइंडर दे रखा है तो अनुस्मारक लिखना है, अगर मेमोरेंडम है तो आपको ज्ञापन है, मिनट्स है तो कार्यवृत्त है, एजेंडा है तो कार्य सूची है ना, डेमी ऑफिशियल लेटर है तो आपको अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है। ऐसे खूब सारे शब्द आते हैं।
तो ये थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी का भी अगर हमें शब्दों से परिचित होते हैं ना, तो उसका हिंदी सेंसस क्या है, पीपल क्या है, लोग क्या है, वुमेन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन लीव क्या है, गजट क्या है, बजट क्या है, ठीक है ना, ऐसे खूब बातें हैं। जुडिशियल इंक्वायरी क्या है, तो ऐसे शब्दों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए जो प्रशासन में चलता है ना, तो ऐसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो था आपके 50 नंबर की व्याकरण। अब 50 नंबर इस व्याकरण के साथ आपको एक और टॉपिक भी याद करना है, और वो है आपकी विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्ह का ज्ञान होगा ना, तो फिर ये ब और श, ये दोनों भाग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें तो आपके 25 प्रश्न आते हैं, दो नंबर के, तो 25 इंटू 2 हो गए आपके 50 नंबर हो गए। अब यहाँ आपके 5 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 5 प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 10 नंबर का होता है, तो कुल आपके 50 नंबर हो गए, ठीक है। एक तो आपके आता देखो संक्षिप्तीकरण। अब इसमें भी पहले तो बड़ा था, अब तो छोटा हो गया। संक्षिप्तीकरण आपके लगभग 1/3 शब्दों में उसका संक्षिप्तीकरण होता है, और इसकी शब्द सीमा भी देखो ज्यादा नहीं, 150 शब्दों में संक्षिप्तीकरण है, ठीक है ना। गद्य अवतरण की शब्द सीमा लगभग कितनी है? 150 शब्द है। तो 150 शब्दों का दिया गया होगा, तो आपके 50 शब्दों में आपको संक्षिप्तीकरण करना, 1/3 यानी 50 शब्दों में, तो बड़ा ज़्यादा नहीं है। 5-6 पंक्तियों में आपको उसको संक्षिप्तीकरण। अब संक्षिप्तीकरण में भी क्या हटाना है? देखो, भाषा तो आप लेखक की होगी, आपकी होगी, और विचार आपके किसके? विचार उस लेखक के, और भाषा आपकी होगी, ये ध्यान देना। अपनी तरफ से कुछ नहीं डालना, अपनी तरफ से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी तरफ से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, यानी भाषा अपनी है, विचार उन लेखक महोदय के ही होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले आपको अच्छी तरह से उसका अध्ययन करना है। अच्छी तरह से आप अध्ययन करोगे ना, तो आपको मूल कथ्य नजर आ जाएगा कि किसके ऊपर ये गद्यांश लिखा गया है। उस मूल कथ्य को ध्यान में रखते हुए जब दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो भाई इससे संबंधित और सहायक कथ्य कौन कौन से है, इस गद्यांश को बढ़ाने वाले और कौन कौन से कथ्य है, तो उनको भी आप अंडरलाइन करते रहना कि ये बातें महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसमें से हटाना क्या है, तो देख लेना कि उसमें अगर बार बार पुनरुक्ति आ रही है, कोई शब्द बार बार आ रहा है, तो उस पुनरुक्ति को आपको क्या है, हटाना है। अगर बार बार विशेषण शब्द आ रहा है, तो उसको हटाना है आपको। अगर कोई मुहावरे और लोकोक्ति दे रखा है, तो उसमें हटाना। अगर कोई सुक्ति है तो उसको हटाना है। अगर किसी के साथ तुलना की गई तो वो हटाना है। मेरी बात समझ रहे ना? इन बातों को, विशेष शैली है तो उसको हटाना है। और आपको बड़े वाक्यों के माध्यम से बड़े वाक्य बनाना। बड़े वाक्यों से फायदा क्या होगा कि बार बार क्रिया शब्द नहीं आएगा। तो बड़े वाक्य बनाते हुए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हुए, और जो मैंने आपको बताया ना पहले, मूल कथ्य के आधार पर ही कौन कौन से जो सहायक है, जो महत्वपूर्ण बातें जो अंडरलाइन की थी, उसको अपनी भाषा शैली में लिख लो। जो मूल कथ्य होगा, मूल जो भाव होगा, वो क्या होगा आपको पता है? वो शीर्षक हो जाएगा। और शीर्षक भी याद रखना कहाँ मिलेगा, तो शीर्षक आपको पता है कि या तो पहली पंक्ति में मिल जाता है, या अंतिम पंक्ति मिल जाता है, और या फिर बीच में मिल जाता है, ठीक है। इन 3 जगह आपको शीर्षक मिलता है। और आप जब गद्यांश पढ़ोगे ना, तो आपके दिमाग में अपना आ जाएगा, अरे ये किस विषय को लेकर लिखा गया है। प्रकृति को लेकर लिखा गया है, कि जल संकट को लेकर लिखा गया है, कि नारी सुरक्षा को लेकर लिखा गया है, सदाचार पर लिखा गया है, कदाचार पर लिखा गया है, सामाजिक सुरक्षा पर लिखा गया है, किस पर लिखा गया है, नैतिकता पर लिखा गया है, कोई भी समझ में आ जाएगा। वो आपके क्या हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा। और उसी शीर्षक को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसके अलावा आपको विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए, लंबे वाक्य प्रयोग करके आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का ठीक उल्टा पलवन होता है। अगर आपके वहाँ कोई सूक्ति है, कोई काव्य पंक्ति है, कोई प्रसिद्ध कथन है, कोई भाव विस्तार ऐसे दिया गया होगा,
अब देखना कि वो किसको लेकर लिखी गई है, किसके संबंध में है ना। कोई परहित सरिस धर्मनि भाई, तो आपको देखना है कि इसमें है क्या, मूल बात क्या है ना। परहित सरिस धर्मनि भाई, दूसरों का भला करने के समान कोई धर्म नहीं है, ये मूल बात हो गई। अब इस बात को और बढ़ाने के लिए और सहायक बातें कौन कौन सी हो सकती हैं जो इस कथन को मजबूती दे सकती है, तो वो अपन लिखते रहेंगे रफ में, और उसी को आपको बड़े रूप देना है। अब आप ऐसा समझना है कि मैं विद्वान हूँ और आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनको ये बात समझानी। तो कोई बात समझाते हैं ना, तो समझाने के उद्देश्य से जो होता है वही तो आपकी पलवन है। तो समझाएं कैसे, सरल शब्द काम लेने, सरल शब्दावली लेने, छोटे वाक्य लेने, उदाहरण देना है, मुहावरा लोकोक्तियों का प्रयोग करना है ना। कोई कथन दे सकते हो, कोई सूक्ति दे सकते हो, कोई दृष्टांत दे सकते हो। अरे आप अगले वालों को बात को समझाना है, जो बात है आप तो समझे हुए हैं, मगर आगे छोटे बच्चे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, तो उनको आप कैसे समझाओगे। तो वही बात समझाने के तरीके से है ना, तो ये आपको करना है। और 100 शब्दों में, 100 शब्द का मतलब हो गया 10 पंक्तियों में। ये संक्षिप्तीकरण तो आपको 5 पंक्तियों में करना है। एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द होते हैं ऐसा मानना है, ठीक है। तो ये 10 पंक्तियों में आप लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। पहले खुद मूल भाव को समझना, अरे किस भाव को लेके है, क्या है इसमें, मूल बात क्या है, उस मूल बात को ध्यान में रखते हुए फिर आगे समझाना होता ना। कई बार आप खुद तो समझ जाते हो, अगले वाले को समझ नहीं आती, तो फिर आप उसको विस्तार देते हो, उदाहरण देते हो, है ना, दृष्टांत देते हो, सरल शब्दावली का प्रयोग करते हो कि भाई ये बात है, तो बात समझ आएगी नहीं आएगी। तो यही है भाई। ये भी देखो 10-10 नंबर के हो गए, 20 नंबर। इसके बाद पत्र लेखन है, उसमें आपके 4 पत्र है। एक तो सामान्य कार्यालय पत्र है, एक कार्यालय आदेश है, एक अर्धशासकीय पत्र है और एक अनुस्मारक पत्र है। 4 पत्र है। तो प्रश्न दिया गया होगा, अब ये पत्र के भी शीर्षक होते हैं, फिक्स प्रारूप होता है, उसी को ध्यान में रखते हैं। इन चारों में याद रखना, सबसे ऊपर सरकार का नाम, ठीक है। सरकार के नाम में बाद में देखो कार्यालय और विभाग का नाम, ठीक है। उसके बाद पत्र क्रमांक, फिर दिनांक, अगर विभाग है तो प्रेषक का नाम, और कार्यालय है तो प्रेषिती का नाम। उसके बाद आपको विषय है, उसके बाद संदर्भ है, संबोधन है, उसके बाद मध्य भाग है, शुभकामना संकेत है, संलग्न है, स्वनिर्देश है, और उसके बाद आपको प्रतिलिपि है। और जब भी प्रतिलिपि शीर्षक आएगा ना, तो वापस क्या आएगा, पत्र क्रमांक दूसरी बार, और फिर 1 2 3 4 प्रतिलिपि देके फिर वापस हस्ताक्षर करने, फिर कोष्टक में हस्ताक्षरकर्ता का नाम। तो ये फिक्स प्रारूप है ना। अर्धशासकीय का थोड़ा सा अंतर है, 2-3 बातें इसमें अलग है। इसमें 3 बातें लेखक हाथ से लिखता है, एक तो संबोधन हाथ से लिखता है, एक शुभकामना संकेत हाथ से लिखता है, और एक हस्ताक्षर हाथ से लिखता है। अब आप कहोगे हम तो पूरा पत्र ही हाथ से लिखते हैं, तो आपको नीचे एक टिप्पणी लिखनी पड़ती है कि निम्न शीर्षक पत्र लेखक के हाथ से लिखी गई। कौन कौन से, तो संबोधन, शुभकामना संकेत और हस्ताक्षर। संबोधन में लिखते हैं ना, प्रिय श्री, आदरणीय श्री गुप्ता जी, वर्मा जी, शर्मा जी। और जब मध्य भाग पूरा हो जाता, शुभकामना संकेत लिखते हैं शुभकामनाओं सहित। और फिर जो हस्ताक्षर है ना, वो 3 अपना हाथ से करते हैं। तो 3 तो ये अंतर है। ये एक ऐसा पत्र है जो याद रखना नाम से लिखा जाता है, नाम से संबोधित किया जाता है। बाकी तो जितने कार्यालय पत्र है वो पद नाम से संबोधित होते हैं, ये एक पत्र है वो नाम से संबोधित होता है। तो नाम से संबोधित होता है और सरकारी विषय को लेकर लिखा जाता है। अब ये क्यों लिखा जाता है, तो हमने कभी सरकारी पत्र भेजा, उत्तर नहीं आया, तो फिर हमने वापस अनुस्मारक पत्र भेजा, अनुस्मारक पत्र पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमने अर्ध सरकारी पत्र भेजा। इसके अलावा किसी कार्य को जल्दी करवाना है, कोई सलाह लेनी है, सलाह देनी है, ऐसी स्थिति में लिखे जाने वाला पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। कार्यालय आदेश है, बार बार निकालते हैं, ठीक है ना। कार्यालय के सफल संचालन के लिए उच्च अधिकारी द्वारा निकाला जाने वाला आदेश क्या कहलाता है, कार्यालय आदेश कहलाता है।
और आपकी सामान्य कार्यालय पत्र मैंने अभी चर्चा की है। अनुस्मारक, जब आपने ये सामान्य कार्यालय पत्र भेजा उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो पुनः याद दिलाने के लिए जो हम पत्र भेजते हैं ना, उस पत्र को क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। तो ये भी जो सामान्य कार्यालय पत्र, इसमें 3 बातों का अंतर होता है। 3 बातों का क्या? एक तो इसमें संदर्भ जरूरी है, संदर्भ शीर्षक जरूरी है, एक तो ये याद रखना। दूसरा क्या है कि इसमें जो मध्य भाग है वो छोटा होता है, क्योंकि हम जो बात तो पहले लिख चुके हैं ना, ये तो हम केवल याद दिलाने के दे रहे। और तीसरी बात आपको ये होती है कि इसमें जो प्रतिलिपि दूसरी बार भेजें या नहीं भेजें कोई ज़रूरी नहीं। ये 3 बातें याद रखनी होती, ठीक है। अब आपके 4 आपके प्रारूप लेखन है, तो वो भी पत्र ही है एक तरह से, ये भी कार्यालय पत्र ही है। तो आपको सीधे कह देगा अधिसूचना का एक प्रारूप दीजिए, तो प्रारूप देगी तो एक आपको याद होना चाहिए, एक याद करके जाना। आप वो लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। अधिसूचना है, निविदा है, परिपत्र और विज्ञप्ति। अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है आपको ज्ञान होना चाहिए। अधिसूचना पर हस्ताक्षर हमेशा याद रखना सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा ही किए जाते हैं। ये याद रखना विभाग द्वारा ही जारी की जा सकती, कार्यालय इसको जारी नहीं कर सकता है। इसका प्रकाशन है वो राजपत्र में अनिवार्य रूप से होता है। ये अधिसूचना है सरकारी नियमों और उपनियमों को ध्यान में रख करके लिखी जाती है। ये 4 कुछ बातें याद रखना। निविदा आपको है कोई सामान को बेचना है, खरीदना है, निर्माण कार्य को करवाना है, ऐसी स्थिति में जो पत्र हम जारी करते हैं ना, आमंत्रित करते हैं ना, उसे निविदा पत्र कहते हैं। अब ये भी ध्यान देना है कि अगर केंद्रीय विषय है तो किसकी ओर से निविदा जारी की जाएगी, राज्य का विषय है तो किसकी ओर से, अगर कोई मान लो आपके स्वायत्त शासी बोर्ड है, निगम है, संस्थान है, तो फिर निविदा किसकी ओर से जारी की जाएगी, ये भी याद रखना होना, ठीक है ना। और परिपत्र ये ऐसा पत्र है जब एक ही कोई सूचना, संदेश, निर्देश, आदेश एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता है ना, तो ये लिखा जाने वाला पत्र परिपत्र। ये ऐसा पत्र इसमें समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। और विज्ञप्ति होती है जब हम कोई निर्णय, निश्चय, घोषणा करते हैं ना, तो वो अगर जन सामान्य तक पहुंचाना है तो उसको हम समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं। तो समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हैं वो विज्ञप्ति हो जाती है ना। विज्ञप्ति में छोटे शब्दों में आपके मतलब पंक्ति छोटी कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती। इसमें भी 2 अनुच्छेद होता है, दूसरा अनुच्छेद अतः से शुरू होता है, ठीक है। तो ये 4 आपकी परिपत्र है। तो ये परिपत्र यानी आपके पत्र प्रारूप लेखन है। तो इसमें सीधे भी प्रश्न आ सकते हैं कि एक अधिसूचना का प्रारूप दीजिए, है ना, एक परिपत्र का प्रारूप, ऐसे भी आ सकता, या प्रश्न के माध्यम से भी आ सकता है, ठीक है। दोनों स्थितियां हैं, दोनों तरह से आप तैयार रहना है। इसके बाद आपकी एक अनुवाद है, दिए हुए अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में क्या करना होता है, अनुवाद करना होता है। तो अंग्रेजी आपके अच्छी है मुझे विश्वास है, और उसी अंग्रेजी को ध्यान में रख करके आप हिंदी में उसका अनुवाद कर सकते हो, ये ज़्यादा मेरे से संबंधित नहीं है। अब आपका तीसरा भाग है, पहले तो इसका बहुत महत्व था, ये 50 अंक का था, अब ये 20 नंबर का हो गया। तो 20 नंबर हो गए तो आपको ध्यान देना एक निबंध लिखा जाता। निबंध की भी आपको याद रखना 3 भाग होते हैं। ये जो शुरू में जो पहला जो भाग होता, पहला अनुच्छेद होता ना, वो आपके किससे संबंधित होता है? 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना से। बिल्कुल, प्रस्तावना तो हल्की सी, अब इसमें ज़्यादा शब्द सीमा है नहीं, आपके 250 शब्द ही है। तो पहला अनुच्छेद वो आपकी प्रस्तावना से दे देना। उसके बाद वाले जो है अनुच्छेद है आपके मध्य भाग से होता है। और याद रखना अंतिम अनुच्छेद होगा ना, वो आपके उपसंहार से संबंध। 3 भाग होते हैं, एक तो प्रस्तावना, एक ये मध्य भाग, और ये उपसंहार। तो पहला अनुच्छेद स्वतः ही समझ लेना, वहां लिखना नहीं आपको प्रस्तावना। पहला अनुच्छेद होगा वो ऑटोमेटिक ही स्वतः ही प्रस्तावना से संबंधित होगा। बीच वाले मध्य भाग अनुच्छेदों में लिखना, आपको गद्यांशों में लिखना, और अंतिम आपके उपसंहार होता। तो इसमें हम कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे,
तो भविष्यकालीन वाक्य है ना, भविष्य काल को ध्यान में रख करके इस प्रकार करेंगे तो ऐसा होगा, इस प्रकार ऐसा होगा, ऐसे उपसंहार करना। बीच में कोई अच्छे शेरो शायरी भी है, कोई दुआ भी है, कोई कथन है, कोई उक्ति है, कुछ भी हम लगा सकते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत भी हम कोई अच्छे शेरो शायरी से, कोई दोहे से, कोई मंत्र से, कोई श्लोक से, कोई सुप्रसिद्ध कथन से कर सकते हैं। तो ये मसाला होता है, तो बीच में थोड़ा मसाला भी डालना। भाषा आपको ध्यान देना, वर्तनी शुद्धि होनी चाहिए, वाक्य प्रयोग सही होने चाहिए, और ये ध्यान देना ये शिरोरेखा के नीचे लिखना है। ऐसे राम, तो नाम नीचे लिखना। अब कुछ विद्यार्थी ऊपर लिख देते, ऐसे राम कर देते, ये गलत है। और शिरोरेखा खींचनी जरूरी है, एक ही सही में आपको लिखना है, सही आपको चेंज नहीं करनी। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, देश शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, तद्भव शब्दों का प्रयोग कर सकते, मगर अंग्रेजी के शब्दों से बचना चाहिए। तो अब ये ध्यान देना कि ये जो आपके निबंध है, ये करना तो सबसे लास्ट में, मगर सोचना सबसे पहले। जब प्रश्न आए ना, तो प्रश्न पत्र आए तो सबसे पहले चर्चा निबंध पर। आपको निबंध कर कौन सा, 4 निबंध दिए गए होते, उसमें आपको कौन सा निबंध पर लिखना है, किस विषय पर लिखना है, इसका चयन सबसे पहले करना। तो चयन तो सबसे पहले करना, और करना कब है, सबसे लास्ट में। आप कहोगे क्यों, तो इससे ये फायदा होगा कि जब आप दूसरा भाग करोगे ना, तब तक उस विषय से संबंधित आपका जो दूसरा दिमाग है वो नई नई सामग्री लेके आता रहेगा, और आप रफ में लिखते रहना। तो जब आपका पेपर पूरा होगा ना, तब तक आपके पास खूब सारी नई जानकारी उस विषय से संबंधित आ जाएगी। तो एक बार पुनः ध्यान देना, निबंध आपको, निबंध का चयन सबसे पहले करना है, और आपको करना सबसे लास्ट में। बीच बीच में जो जो सामग्री आपका दिमाग लेके आएगा ना, वो आप रफ में लिखते रहना। तो ये आपके 120 नंबर का हिंदी का सिलेबस है, और मुझे विश्वास है कि 50 में से 50 हम अच्छी तरह से ला सकते हैं। इसमें तो 1 नंबर भी कटने की संभावना नहीं रहती। दूसरा जो 50 नंबर वाला बीच वाला भाग है, उसमें हम 40-42 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्यों, पत्र और प्रारूप लेखन में अच्छे नंबर आ सकते हैं, अगर हम शीर्षक वगैरह है ना सही ध्यान रख करके कि कौन सा शीर्षक कहाँ कहाँ लगाना है ना, उसका प्रारूप का अगर हमें ज्ञान है तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। मध्य भागी तो अपने मन से करना है, बाकी तो सब आपको ध्यान है प्रारूप के अनुसार। तो ये 2 जो है 20 नंबर के पत्र और प्रारूप लेखन, इसमें अपने अच्छे 16-17 नंबर आ सकते हैं। संक्षिप्तीकरण भी नंबर कटने की कम संभावना होती है। अगर मैंने आपको जो तरीका बताया उस तरीके को अनुसार आप करते हो ना, तो भी वो आपके 20 नंबर है, तो अच्छे नंबर उसमें भी आ सकते हैं। और वृद्धिकरण, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, प्रलवन जो भी विषय है उसकी पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तो आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उस विषय को भी समझा सकते हो। यानी 40-42 नंबर अगर आप इसमें ला सकते हैं, 40 नंबर मानो तो 90 हो गए, 50 में से 50 हो गए, यहाँ आपके 40 आ गए तो हो गए 90। और निबंध में से 10-12 नंबर भी आए ना, तो 100 के लगभग आंकड़ा आपके पहुंच जाए। ऐसे दिमाग में रखना कि 90 और 100 के बीच में अगर नंबर आ जाए तो हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर माने जाते हैं। ठीक है ना, तो यही टारगेट आपको फिक्स करना है कि मेरे हिंदी में 100 और 90 और 100 के बीच में नंबर आ जाए। तो ये इतने नंबर अपन ला सकते हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है। थोड़ा सा बस लगन, इच्छा होनी चाहिए, हिंदी के प्रति आपका जज्बा होना चाहिए। ये एक तरह से देशभक्ति भी है, राष्ट्रभक्ति भी है, और नए नए शब्दों से आप परिचित होंगे। तो हिंदी में नए नए शब्दों से परिचित होना है तो सिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य को अंतिम रूप से प्राप्त कर सकोगे। तो ये आपके सिलेबस के बारे में जानकारी थी। अब इसी बात को अब आपको हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए कौन सी बुक चाहिए, कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हिंदी में अगर आपको अच्छे अंक, जैसे मैंने आपको बताया, ये अगर अंक प्राप्त करने हैं तो आपको एक किताबों के, अगर आपको कोई बुक्स कौन सी, पुस्तकें कौन सी, तो
तो याद रखना इसके लिए देखो, एक तो आपने एनसीईआरटी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, एनसीईआरटी राजस्थान है, एनसीईआरटी की हिंदी की जो 9वीं से 12वीं तक किताब चलती है, उसके माध्यम से हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना, उसमें अच्छी व्याकरण हम हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक वासुदेव नंदन प्रसाद करके किताब है, उनकी भी एक हिंदी व्याकरण, वो है अशोक कुमार उपाध्याय, उनकी भी एक अच्छी किताब है हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो ये किताबें व्याकरण के लिए बता रहा हूँ। तो एक तो एनसीईआरटी में जो चलती है वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैंने कहा ना, पहले चलती थी एक एनसीईआरटी में, है ना, वो कौन सी, अशोक कुमार उपाध्याय, अच्छी किताब है। किसकी? अशोक कुमार उपाध्याय। तो आप याद रखना, ये अशोक कुमार उपाध्याय अच्छी किताब है। व्याकरण के लिए बता रहा हूँ ना, अशोक कुमार उपाध्याय की किताब पढ़ सकते हो। एक आपकी वासुदेव नंदन प्रसाद, वासुदेव नंदन प्रसाद, तो ये आपके, और एनसीईआरटी की जो ये जो बुक्स है वो अपन पढ़ सकते हैं व्याकरण के लिए। अब इसके अलावा जो पत्र और प्रारूप लेखन के लिए, तो आपकी राजस्थान सरकार का जो भाषा विभाग है ना, उसमें प्रारूप निकलते हैं, तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। और विस्तार से अगर हमें ये संक्षिप्तीकरण वृद्धिकरण करना ना, तो आप है ना, ये जो ओपन स्कूल है वहाँ की जो हिंदी आपकी, उसमें बढ़िया दे रखा है, समझाने का तरीका भी अच्छा है। स्टेट ओपन और नेशनल ओपन स्कूल है ना, तो वहाँ से भी आप हिंदी की किताबें प्राप्त कर सकते हो। स्टेट ओपन और नेशनल ओपन स्कूल से उसमें हिंदी की किताबें आती है, तो उसमें बढ़िया फर्स्ट क्लास संक्षिप्तीकरण के बारे में भी अच्छा दिया गया है ना, पल्लवन के बारे में अच्छा है, निबंध किस तरीके से लिखे उसके बारे में भी बढ़िया आपको समझाया गया है। इसके अलावा मैंने आपको कहा ना कि समाचार पत्र को, उसमें जो संपादकीय है उसको हमेशा अच्छी तरह से पढ़े, तो उसमें नए नए शब्दों से परिचित होंगे, विषय के संदर्भ में आपको जानकारी होगी। आजकल निबंध के बारे में खूब सारी किताबें आ रही है, तो प्रतियोगिता दर्पण जो है उसमें से भी आप निबंध के बारे में हमेशा नए नए टॉपिक से, है ना, वो पढ़ते रहें, लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि ये कला है, और कला के लिए ज़रूरी क्या है? अभ्यास। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। आप जितना अभ्यास करोगे ना, उतना ही आप में निखार आएगा। आपस में मित्र एक दूसरे से चेक करवाते रहे कि मैंने आज निबंध लिखा, देखो, है ना, इसमें क्या है। तो अब इसमें ज़्यादा निबंध का आना, ज़्यादा अंक तो 20 है, मगर शब्द सीमा ज़्यादा है नहीं, तो 250, तो 250 शब्द ज़्यादा नहीं होते, तो मूल खास बात आपको लिखनी होती है उसमें, है ना, उसी को ध्यान में रखते रहे। तो ये हमेशा थोड़ा 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 एक एक निबंध भी अगर लिखना, तो मैं तो कह रहा हूँ हिंदी में अगर आप अभी से अगर 1 घंटा 1.5 घंटा नियमित रूप से देना, तो मैंने अभी जो आपको टारगेट दिया इतना आप प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए सबसे बढ़िया और तरीका, अगर आप अच्छी तरह से हिंदी, आपकी हिंदी अच्छी हो, आपका लेखन अच्छा हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आपके पास शब्द भंडार हो, तो आप सबसे बढ़िया तरीका है कि उत्कर्ष का ऑनलाइन, उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी हिंदी और मजबूत हो जाएगी। किस तरीके से पढ़ना है, किस शैली से पढ़ना है, कैसे आपको लिखना है ना, ये सब उत्कर्ष के माध्यम से हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। तो इसका भी आप फ़ायदा ले सकते हो। लोग है ना, इस विश्वास के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।